नमस्कार। जनचेतना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं संपादक सचिन बोपचे जनचेतना न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक चर्चा आपके साथ इस एपिसोड में हम एक आज खास नए मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि इस सौदड़ ग्राम गोंदिया जिले में सौदड़ एक ग्राम पंचायत है, उसके सरपंच और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है। आज हम उनका साथ में आज एक चर्चा आपके साथ में इस एपिसोड में हम उनका स्वागत करने वाले हैं। तो स्वागत है हर्ष मोदी जी आपका। इस प्रकार से आज पूरे लोकसभा के चुनाव पूरे देश में संपन्न हो रहे हैं और भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद सुनील मेंढे जी को फिर से टिकट दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विश्वास उन पर जताया गया है, जनता भी उन पर विश्वास जताएगी? जी सचिन भैया, सबसे प्रथम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब देश के अंदर में हमारे दो सांसद महोदय जब चुन के आते थे तो आमगांव और खामगांव आदरणीय गोंदिया भंडारा जिला ये भाजपा का गढ़ किला बाली किला करके रूप में जाना जाता है। और आज पिछले 10 वर्षों का अगर कार्यकाल हम माननीय नरेंद्र जी मोदी का अगर देश में देखते हैं तो उन्होंने हर ही विशेष वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो आदिवासी समाज के लिए हो, चाहे वो बौद्ध समाज के लिए हो, चाहे वो विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हो, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के माध्यम से। तो बोलते हैं कि देश में दो ही समाज है, अमीर और गरीब। नहीं, आज 140 करोड़ की जनता है। ये जो अपन पूरा भारत वर्ष जो है ये अलग अलग लोगों से प्रेरित है, अलग अलग जाति समीकरण से प्रेरित है, अलग अलग विचारों से प्रेरित है। अब इसके अंदर में देश के अंदर में अलग अलग संप्रदाय विचारों के भी लोग यहाँ पे रहते हैं। तो 10 वर्षों में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी विकास की योजनाओं के माध्यम से काम हो रहा है। इतनी सारी योजनाएं चल रही, महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से हो, युवाओं को मुद्रा लोन के माध्यम से हो, किसानों के लिए शेतकरी सम्मान निधि का प्रयाण हो। और जनता का कल ये निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के साथ है, सुनील जी मेंढे जी के साथ है। पिछले वर्ष भी 2019 के चुनाव में यहाँ पे भारी बहुमतों से यहाँ पे स्वयं करीब 1.5 से 2.2 लाखों के वोट से यहाँ पे हम जीते थे। और आज महायुति मोदी जी को देखते हुए जो अन्य दलों के जो बड़े बड़े नेता है मोदी जी पे विश्वास रखते हैं, घटक पक्ष के जो लोग हैं, ये शक्ति होके महायुति हुई है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी जो है प्रफुल्ल पटेल का जो एक गढ़ किला माना जाता है, जहाँ के पिछले समय पर वो सांसद भी थे। तो इस बार क्या राष्ट्रवादी का भाजपा में आना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद रहेगा? निश्चित रूप से आज जिस तरह माननीय श्री खासदार प्रफुल्ल पटेल जी जिस तरीके से पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, हमारे गोंदिया भंडारा में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान कर रहे हैं कि आज ये एक विकास को देखते हुए, एक अच्छे नेतृत्व को देश में रखते हुए जो सबने मोदी जी के माध्यम से समर्थन दिया है, तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे गोंदिया भंडारा में ताकत बढ़ी और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका लाभ हमारे पार्टी को हो रहा है। अभी जैसे कि विकास की बात करें तो अभी हाल ही में हम इस मार्ग से आ रहे थे, काफी ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर और काफी दिनों से इस पुल की समस्या निर्माण हुई। आपने काफी संघर्ष भी किया, जन आंदोलन भी किया, सड़क पे आके भी आंदोलन किया और आगे इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से जो आप बात कह रहे हैं मैं इस चीज से सहमत हूँ। पहली बात तो इसका जो टेन्यूमेंट था ये 5 साल के पहले में तो 27 महीने के करीब या 3 साल के अंदर में करीब ही कंप्लीट करना चाहिए था, जो कि ये ब्रिज का काम सौंदड़ में पिछले 6 वर्षों से चला आ रहा है। इसके पहले भी कुछ लोग यहाँ पे सत्ता में थे, लेकिन केंद्र में हमारी सरकार थी। यहाँ पे हमने बार बार सुनील जी मेंढे को सांसद महोदय कई बार रोका, ज्ञापन दिए, नागरिकों ने हमको सहकार्य किया, उसके माध्यम से कई चर्चा हुई। एनएचआई के जो इसके पहले येवतकर साहब थे, येवतकर साहब के बाद अरविंद काड़े साहब थे, वो भी सौंदड़ में आए, हमारी कई मीटिंग लगी, इवन गडकरी साहब के साथ मीटिंग लगी। इसमें मेन मुद्दा जो था, हमने जो आंदोलन पिछले बार जो किया, भीख मांगवा आंदोलन, सड़क में आकर भीख मांगवा आंदोलन हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब हमने पूरा निचोड़ सारांश निकाला तो ये गलत व्यक्ति को टेंडर देने के कारण ये सब सारी समस्या हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो रेलवे के ऊपर के जो स्पैन है, सबसे बड़ा रेलवे विभाग के इसके अंदर में काम था, जो 2 बार रेलवे विभाग की तरफ से उस स्पैन को रिजेक्शन आया, इसके कारण ये पुल बन नहीं पाया, पहली बात। दूसरी बात कि जिस हिसाब से ठेकेदार को काम करना चाहिए था उसने उस तरीके से काम नहीं किया, तो हमारी ठेकेदार हटाओ और रोड बनाओ ये मांग थी। इस मांग को देखते हुए सम्माननीय नितिन गडकरी, सुनील मेंढे जी ने इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करके टेंडर इसका रीटेंडरिंग के लिए डाला है। और रीटेंडरिंग के डालने का ये संभव सारी प्रोसेस बाय प्रोसीजर हो रही थी,
और उसमें ही आचार संहिता लग गई, इसलिए काम रुक गया। और एक साइड का भी आप देख रहे होंगे कि हमने आंदोलन करने का वो रोड कंप्लीट, मतलब पहले से बेटर किया है। अब पहले से बेटर हुआ है तो हमने यहाँ पे जो भाषण में अपने बार बार बोला कि 90,21,000 रुपए दिए, तो कुछ अंदाजी रकम 920 या 921 रुपए यहाँ पे जनता के बीच में हमने जमा की। और जमा करके 90,21,000 इसलिए कहा कि किसानों का मेहनत का पैसा, खून पसीने का पैसा, हमारे यहाँ पे व्यवसायी वर्ग जो बस स्टॉप पे बैठा हुआ है, उन लोगों का मेहनत का पैसा 1 रुपया 50,000 लाख रुपए के बराबर होता है। इसलिए हमने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि इसका मैसेज पूरे देश भर में जाए कि इस तरीके के लोग यहाँ के सोनल के जागरूक है, यहाँ के लोग जनप्रतिनिधि इस तरीके से काम करते हैं। इसको लेकर क्या सोनगढ़ में जो इस प्रकार से अभी उनकी समस्या है, इससे क्या लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उस पर असर पड़ेगा? मेरे व्यक्तिगत अगर मैं सोचूं तो इसके प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर में हजारों जगह पे काम चालू है, हजारों चीजें हो रही है, उसमें से एक दो जगह में कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इस सोनल गांव के अंदर में जो पिछले 5 वर्षों में, मतलब जो स्थानिक लेवल की अगर बात करें, जो राज्य सरकार की बात करें, 2.5 वर्षों में जो काम यहाँ पे नहीं हुए, वो काम अभी महायुति सरकार के आने के बाद हुए। जिस तरीके से हमारे सोनल में घरकुल मिले हैं, घरकुल की योजना जो ओबीसी लोगों के वर्ग में मिली है, रमाई की योजना है, सारी योजनाओं का लाभ हमारे सोनल में भरपूर योजनाओं से अधिक, यानी अपेक्षा से ज्यादा मिल रहा है। और एक सरपंच होने के नाते मैं जन जागृति करता हूँ, लोगों से संवाद करता हूँ, लोगों के घर तक के जाता हूँ। निश्चित रूप से मेरे पे विश्वास रख के या हमारे नेताओं पे विश्वास रख के, नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास रख के, कहीं ना कहीं सोनल की जनता इस बार भी हमारे साथ में रहेगी। पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, क्या लगता है कि अब की बार सही में 400 पार होगा? निश्चित रूप में जिस हिसाब से देश का वातावरण जो बना है, जो पिछले कई सालों में, कई 65 सालों में जो काम सपने देखे लेकिन सपने अधूरे रह गए, वो सपनों को पूरा काम करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने काम किया। 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ जी, जो कि वर्षों की प्रतीक्षा थी। काफी कार से वो अपना बलिदान दिया उसके लिए, और काफी दिनों के बाद में आज भगवान राम को न्याय मिला, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा है। तो क्या उसका राम मंदिर का इस चुनाव में असर पड़ेगा? निश्चित रूप में जिनकी भावनाओं को 500 साल से कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही थी कि हिंदुत्व जो विषय को लेके हमेशा एक, हम हिंदू होने के नाते जो हमारे अपना अपमान बार बार कार सेवकों का वहां पे हुआ, कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे हिंदू में, पूरे विश्व में ये रामलला की स्थापना होने के बाद कहीं ना कहीं मान और सम्मान मिला है। और जो प्रतीक्षा थी, जो आनंद वाला उत्सव था, पूरे देश में वापिस अभी रामनवमी आने वाली है, उसके अवसर में पूरे देश में आप लोगों को इसका माहौल दिखने वाला है। विपक्ष के द्वारा जब बहुत बार ये किया जा रहा है कि एक चुनावी मुद्दा है राम मंदिर जो बोला जा रहा है, एक तरफ मोदी जी की अभी सभा हुई, हाल ही में सभा हुई, उसमें मोदी जी ने कहा कि चुनावी मुद्दा नहीं, आस्था का प्रतीक है। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने भी आपको भी कहा कि जिन लोगों के सम्मान था, जिन लोगों का अपमान अभी तक हुआ है, जिनके मन में राम बसे हो, एक आस्था सा विषय। हिंदू संस्कृति एक बहुत बड़ी संस्कृति है जिसके अंदर अलग अलग धर्म जाति के लोग अलग अलग देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जो हमारे पूरे देश को, पूरे विश्व को जो दिखाया है कि किस तरीके से एक नेतृत्व करते, किस तरीके से एक राजा किस तरीके से होना चाहिए, उसका प्रतीक, आस्था का प्रतीक है। इसमें मेरे हिसाब से राजकीय मुद्रा बंधन मजाक के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। अब कांग्रेस के पास कुछ मुद्दे बचे नहीं है, उनके पास कोई अच्छा नेतृत्व नहीं है देश के अंदर में, प्रधानमंत्री का कोई सक्षम उम्मीदवार नहीं है, कोई फेस नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, बोला जा रहा है कि 400 पार होने पर भारतीय जनता पार्टी संविधान में बदल करने वाली है। इसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। आज भारतीय जनता पार्टी रहे या विश्व की कोई भी, इंडिया की कोई भी ताकत रहे, डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलने की किसी की हिम्मत और ताकत नहीं है। क्योंकि अगर अपन बात करेंगे तो 1973 में एक 13 बेंच में जो ऑर्डर हुआ था कि जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। पिछले कुछ 70 वर्षों में कई बार संविधान के अंदर में अमेंडमेंट चेंजेस हुए हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि कोई संविधान बदल सकता है। संविधान बदलना बिल्कुल असंभव है। कांग्रेस के पास कुछ राजकीय मुद्दे बचे नहीं है, उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, इसलिए लोगों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतर रूप से ये कर रहे हैं। मोदी जी के द्वारा गारंटी दी जा रही है, कांग्रेस ने उसी तरह एक गारंटी कार्ड दी जिसमें 5 प्रकार की न्याय दी गई। युवाओं को 30 लाख रोजगार हर साल देंगे, और मनरेगा के कर्मचारी को 400 रुपए न्यूनतम उनको देंगे, इस प्रकार से किया है। आज अगर आप बात करेंगे मैनिफेस्टो की, तो मैनिफेस्टो के अंदर में आप पिछले
2014 के बाद से अभी तक मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का देखिए, मैनिफेस्टो के अंदर में कम से कम अगर 100 चीजें अगर पार्टी के द्वारा लिखी है तो 99% वो काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की है। और वही अगर अपन पिछले इतिहास में जाते तो इतने ही सारे मैनिफेस्टो कहीं थे। लोगों का मानना है कि बेरोजगारी का दर बढ़ा हुआ है। बेरोजगारी का दौर, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा नहीं लगता कि बेरोजगारी का दौर बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो युवाओं में क्षमता है, महंगाई को भी लेकर काफी प्रोग्राम जो आज इनकम ऑफ सोर्स जो डिमोटिवेशन उसके बाद हुआ, जो सोर्स भी बढ़ा है। आज जीडीपी के बारे में अगर बात करें तो देश में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था अपन बने हैं जीडीपी के अंदर में, और अपने अंदर में तीसरे नंबर की व्यवस्था बनी। कहीं ना कहीं अगर महंगाई अगर ऊपर बढ़ी है तो इनकम ऑफ सोर्स भी जनरेट हुआ है। जो चीज पहले समझ लो 5 रुपए में 3 रुपए में चाय मिलती थी तो उस समय अपने को ऐसा लगता था कि 3 रुपए महंगे हो गए। आज 10 रुपए की चाय मिल रही है तो उसके अंदर भी लोगों को इजीली लोग पीते हैं। तो मेरे को ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं अगर महंगाई का दर बढ़ा है तो इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ा है। पहले की रोजंदारी की बात की, एक जमाना था कि जब मजदूर 40 रुपए में रोजी में काम करता था, आज 150, 200, 300 रुपए तक की रोजी का दर बढ़ा है। कई जो टेक्नीशियन लेबर है वो 500 रुपए भी रोज लेते हैं। कई ड्राइवर फील्ड के लोग है शहरों में 800, 1000, 1200 रुपए लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी भी बढ़ोतरी हुई है। लगभग अभी 2 वर्ष हो चुके हैं जी। आप इस सौनर का आपका ग्राम पंचायत प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता को किस संकल्प के साथ में किस योजनाओं का माध्यम से आप लाभ दिला रहे हैं? सबसे प्रथम बात कि आज तक के एक सरपंच होने के नाते बहुत सारे गांवों में जनता तक ग्राम पंचायत की योजना थे जनता तक पहुंच नहीं सकती थी। हाल ही में किसानों की संस्कृति का जो महोत्सव होता है, शंकर पट का भी आयोजन किया था, पतंग महोत्सव का भी आयोजन किया था। ये कहने पहली बार है कि पूरे क्षेत्र में इस प्रकार से पहल की थी आप? बिल्कुल निश्चित रूप से क्या होता है जब ग्रामीण क्षेत्र में अभी का जो युवा है, अभी के जो बच्चे हैं, ये हमेशा शहरी भाग से अपना कंपैरिजन करते हैं और उनको ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि गांव में कुछ नहीं रखा है, शहरों में बहुत सारी चीजें। इसलिए हमने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से काम करने का यहाँ प्रयास किया कि वो सरपंच पतंग महोत्सव हो, शंकर पट तो हमारे गांव में काफी सालों से होता था, लेकिन सरकार की पाबंदी के आने के बाद, मतलब स्टेट की पाबंदी, कोर्ट की पाबंदी आने के बाद से होता नहीं था। 10 साल से वो बंद था। उसके बाद उसकी परंपरा हमने गांव के सभी नागरिकों को मिलके एक समिति तैयार करके वो चालू किया और बहुत अच्छा यहाँ पे हम लोगों को उसका मतलब हमको सहकार्य मिला। ऐसे अनेक हम लोग गांव में कार्यक्रम ले रहे। लोगों को निश्चित रूप से जो सरकारी योजना थी जिनका अभी तक ग्राम पंचायत के माध्यम से पता नहीं चलता था, जो भेदभाव यहाँ पे चलता था, वो भेदभाव को हमने कहीं कहीं रोकने का काम किया। व्यक्तिगत रूप से नहीं देखते हुए हमने एक सार्वजनिक रूप से, हमारा विरोधक ही क्यों ना हो, हमारा दुश्मन ही क्यों ना, क्योंकि जिस हम पद पे बैठे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर हम इस गांव में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में भी आप किस प्रकार से योजनाओं के माध्यम से? निश्चित रूप से हमारी जितनी भी सरकार की योजना है उसके हम जन सेवा बौद्धिक विकास संस्था के माध्यम से, जहां पे अपन अभी बैठे, इसके माध्यम से कई हमने कैंप यहाँ पे लिए। हर्ष मोदी सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में आया इसलिए समाज सेवा का काम नहीं कर रहा। पिछले 14 वर्षों से मैं निरंतर रूप से इस जिले में, इस तहसील में, इस गाँव में हर तरीके की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। खुद तहसील ऑफिस जाता हूँ, किसी को मदद करता हूँ। जिला महामंत्री है जी, तो आपको लगता है कि क्या युवा भी आज देश का युवा मोदी जी के बिल्कुल। साथ में? आज अगर अपन देखें तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से पूरी जन जागृति का काम, युवाओं को एक सही डायरेक्शन देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे क्षेत्र के हमारे मार्गदर्शक आदरणीय इंजीनियर राजकुमार बडोले जी के माध्यम से कई ऐसे यहाँ पे कार्यक्रम हुए। खासदार के माध्यम से नौकरी मेड़ावा हुआ, क्रीड़ा महोत्सव हुआ, सांस्कृतिक महोत्सव हुआ, कई मंच प्रदान करने का काम यहाँ पे हमारे पार्टी द्वारा किया गया। कांग्रेस के नेताओं का भी आरोप है कि चुनाव से पहले किया गया है राजनीतिक। अब सारी विषयों को समाज से देखो, राजकारण एक अलग बात है, लेकिन राजकारण में जो भी व्यक्ति अगर आता है वो समाज सेवा की भावना से आता है। कई लोग उसमें सफलता पा लेते, कई लोग असफलता पा लेते हैं। तो यहाँ अगर हम नेतृत्व की बात करते तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी है, हमारे जेपी नड्डा साहब है, बावनकुले जी है, देवेंद्र जी फडणवीस है, हमारे परिणय फुके साहब है, सुनील मेंढे जी है, हमारे बडोले साहब है, इतने अनेक नेताओं के माध्यम से क्षेत्र में निरंतर रूप में प्रयास किया है। यहाँ पे हम जब सरकार में नहीं थे, विरोधी पक्ष में बैठे थे, यहाँ पे सरकार के खिलाफ में, किसानों के हित में, बिजली के विषय में हमने यहाँ पे देवरी में ताला लगाया। उसके लिए हमने लोगों के लिए केसेस मांग लिए। ओबीसी आरक्षण के विषय में हमने काम किया, उसके ऊपर हमने केसेस लिए। दिनों पहले चुनाव के समय पे बिजली के रेट बढ़े। देखिए, जिस तरीके से कोयले की शॉर्टेज हो रही हो या इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो रही है, यहाँ पे किसानों को भी थोड़ी सी समझने की आवश्यकता ये है
कि सरकार तो अपने काम जिस हिसाब से करना है उस हिसाब से कर रही है। अब एकदम से तो चमत्कार नहीं होगा, 70 सालों में जो नहीं हुआ 10 सालों में हो रहा है। 8 घंटे बिजली मिलती है, जैसे कि आपका क्षेत्र भी जो है किसानों से रहित है, 12 घंटे निश्चित या रूप जो में ये सरकार किसानों के हित की सरकार है। हमारे क्षेत्र के सभी किसानों को पता है कि हर्ष मोदी ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सच और न्याय के साथ में खड़ा रहता है। इसके पहले जब उनको तकलीफ थी तो हमारे बड़ोले साहब के माध्यम से, बड़ोले साहब के नेतृत्व में संपूर्ण देवरी मुरगा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के लोग, सड़क अर्जुनी के क्षेत्र के लोग, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मिलकर और अन्य किसानों ने मिलकर इतना बड़ा मोर्चा यहाँ पे खड़ा किया और मोर्चे के माध्यम से उनकी हित की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। हम जो है किसानों के हित में काम करना चाहते हैं, किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। बिजली के विषय में 12 घंटे बिजली मिल रही, कोई फीडर जो सेपरेट हो गए हैं, कई कई जगहों पे समस्या है, कई कई जगहों पे समस्या नहीं है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इस समस्याओं पे भी काम चला। देवेंद्र जी के माध्यम से सोलर का जो व्यवस्था हो रही है धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। आने वाले समय में बिजली की भी समस्या नहीं रहेगी। लगभग सोलर के लिए काफी लोग इनकार करते हैं, किसान लोग है सोलर का उपयोग जो है किसान भाई करेंगे। निश्चित रूप से देखिए, अभी सोलर, अब पहले बात करेंगे 10 साल पहले और आज के बारे में संख्या में बात करेंगे तो हर व्यक्ति सोलर की ओर बढ़ रहा है। सोलर लगाने से बहुत सारे बेनिफिट्स भी ये है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं आता, किसानों की वो बचत होती है, बिजली बिल नहीं भरना पड़ता। आज जो किसान खेत में पानी देता है, मोटर लगाता है, विंदन मिल खोदता है, उसकी कहीं ना कहीं लाखों रुपए, हजारों रुपए का बिजली बिल आता है, जो कभी कभी फसल नुकसान होने पे भी उसकी भरपाई नहीं हो पाती। तो सोलर के माध्यम से सारी चीजें। क्या लगता है कि इस बार जिस प्रकार से बोला जा रहा है कि जब नामांकन रैली हुई थी उसमें कहा देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उन्होंने कहा था कि इस बार 4 लाख वोटों से सुनील मेंढे चुनाव जीतने वाले। निश्चित रूप से यहाँ पे जो हमारे आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस है, जो उन्होंने जो नारा दिया है, इसको अमल करने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सभी नेता, महायुति घटक पक्ष के सभी कार्यकर्ता इसमें एकजुट हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो नारा जो उन्होंने दिया है ये आने वाले 4 से 6 जून के बीच में सभी जनताओं को दिखने वाला है। तो जैसे कि आपने देखा अभी हमारे साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री और युवा नेता और सरपंच, ये ग्राम पंचायत सौगढ़ के सरपंच है, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से जनता को किस प्रकार से सरपंच का प्रतिनिधित्व किया जाता है, जनता के बीच में किस प्रकार से सरकार की योजना जा सकती है, उसको लेकर, और अभी जो कि काफी वर्षों से यहाँ पर 6 वर्षों से कार्य जारी है, जो पुल का कार्य जारी है, काफी लोगों को समस्या लेकर, इसके लिए उन्होंने भी आंदोलन भी किया था इसको लेकर। और अभी जो हाल ही में जो चुनाव संपन्न, लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए, उसको लेकर हमने सवाल किए, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अब की बार 400 पार मोदी जी ने नारा दिया है, निश्चित ही वहाँ मोदी जी का जो संकल्प है कि अब की बार 400 पार, और भारत जैसे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है कि संविधान बदलने की, लेकिन संविधान बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। भारतीय घटना के शिल्पकार जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, उनका संविधान को बदलने इस प्रकार से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। और इस प्रकार से ही हमारे ये चर्चा आपके साथ इस एपिसोड में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।